हे गाइस व्हाट्स अप, क्या चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। कैसे हो आप सब। 2025 की शुरुआत तो धमाकेदार से होनी ही चाहिए। और इस वीडियो के थंबनेल से तो आपको जानकारी लग ही गया होगा कि सर हम लोग क्या बात करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग सेशन ऑन फाइनेंस टॉक्स। यस, यू आर हियरिंग मी करेक्ट। एंड भाई, इसको सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है? हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट गौरव काबरा सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इनटू आवर पॉडकास्ट फाइनेंस टॉक्स। एंड स्टूडेंट्स इस सेशन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स, आई थिंक इंक्लूडिंग योर्स, दे मस्ट बी थिंकिंग कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बुक में ही होता है, फॉर्मूला ही होता है, रटा 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 के हमें खाली फॉर्मूला रटाया जाता है, मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ता है, कि इट इज वे बियॉन्ड बुक्स। तो गाइज, यू हैव टू वेट, क्योंकि मैंने गौरव सर के लिए बहुत बहुत सारा सवाल, क्वेश्चंस रेडी किया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू आस्क सर फ्यू क्वेश्चन, जिससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे हम सबकी नॉलेज बढ़ेगी। और अगर आपकी भी अगर कोई क्वेश्चंस है जो मैं मिस कर दिया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो के जो जितना ज्यादा जन के साथ शेयर करना चाहे आप करिएगा, क्योंकि आप पार्टनर बनेंगे टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज इन आवर कंट्री। ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो गौरव काबरा सर नीड्स एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप सब जानते हैं हमारी दोस्ती के बारे में। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस कॉलेज। ठीक है, कॉलेज से हमारी दोस्ती शुरुआत हुई थी। 2013 में हमारा कॉलेज कंप्लीट हुआ था। गौरव सर सीए और सीएफए दोनों है, तो भाई उनका पोर्टफोलियो बहुत बहुत बड़ा है भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एसएफएम जैसे धाकड़ धाकड़ सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं। सीएफए वर्ल्ड वाइड लेवल इनकी स्टूडेंट्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड। और सीएमए में ही इज वेरी वेरी पॉपुलर फैकल्टी, यू ऑल नो, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो मैं अगर बोलूं भी तो आपको सब पता है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। और आज हम सर के सामने कुछ सवाल प्रेजेंट करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आप कैसे हो ये बताओ। सर एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि इस तरह के एक सेशन के बारे में एक आर्किटेक्ट रेडी करने के लिए आपने ये आइडिया रखा सामने कि सर एक ऐसा सेशन करते हैं जिसमें बियॉन्ड बुक्स जा करके हम बात करें कि जो हम पढ़ाते भी हैं क्या वो सच में रियल लाइफ में अप्लाई होता है कि नहीं होता। एंड दैट्स वे वी थॉट कि हाँ यार, ये एक फाइनेंस टॉक्स बोल करके एक पॉडकास्ट हम कर सकते हैं। एंड यू यू अग्री टू मॉडरेट ऑन इट, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आई बिलीव आज का सेशन बहुत मस्त होगा। एंड आज स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरह फाइनेंस इज बियॉन्ड बुक्स और किस तरह रियल लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है। एंड आई एम हैप्पी कि जितना मैं जानता हूँ वो आपके साथ या स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। सर, स्टूडेंट सीखे नहीं सीखे, मैं तो जरूर सीखूंगा। क्योंकि आज के डेट में, क्योंकि क्या होता है ना सर, आई एम इनटू टैक्सेशन, तो फाइनेंस मार्केट पूरा भूल चुका हूँ। स्टूडेंट्स आई थिंक मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो मेरी क्वेश्चन ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट फ्रेटर्निटी। सर ये रेसिप्रोकेट ही होगा। हमने अग्री किया कि हम टैक्स टॉक्स भी करने वाले हैं। तो यस। टैक्स टॉक्स जब होगा तो आपको भी मैं वैसे वैसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा। बाय द वे, हमारा जो सेटअप है वो ये है कि निकुंज सर ने क्वेश्चंस रेडी किए हैं मेरे लिए और मैं निकुंज सर के लिए रेडी करूंगा। तो हाँ। आज हम लोग ना टैक्स टॉक्स कुछ छूटेगा ही हम लोग का, आज कुछ ना कुछ फाइनेंस टॉक्स में छूट सकता है शायद। तो आप कमेंट पे पूछ लीजिएगा, लेकिन टैक्स टॉक्स में क्या पूछ रहे हैं ना उसको भी लिख दीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग वो करने वाले हैं। तो मैं निकुंज सर करेक्ट के करेक्ट। सामने हाँ वो क्वेश्चंस रखूंगा, तो आई थिंक वो मजा आएगा। बट सर अच्छा इनिशिएटिव है, आई वुड यस लाइक टू यस यस, अप्रिशिएट दैट अग्रीड अग्रीड कि अग्रीड। सर सब्जेक्ट क्या है उसको हम लोग ऐसे तो पढ़ाते ही हैं क्लास में, बट यस। बियॉन्ड दैट लाइफ में कैसे अप्लाई होगा, एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो शुरुआत करते हैं सर। चलिए सर, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। एंड आई होप यू आर एक्साइटेड एंड यू विल शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है सर, पहला सवाल ये कि अगर अपने किसी भी 10 साल के बच्चे को समझाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा? सर सिंपल सा आंसर होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। इसको जबरदस्ती एक भारी नाम नहीं देना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। पैसा कमा रहे हो, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसा कैसे बचाएं, ये सब पर्सनल फाइनेंस का हिस्सा है। ये भी करिकुलम में कुछ एरियाज में हम पढ़ते हैं। और कुछ जो ज्यादा बड़ा एरिया है वो है कंपनी लेवल पे कैसे पैसे को मैनेज करा जाए। कंपनी को पैसे अरेंज भी करने हैं, रेज करने हैं, उसको इन्वेस्ट करना है, और जो कमा लिया उसको बांटना भी है। तो इन सारी चीजों के ऊपर ही पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। एंड ये फाउंडेशनल लेवल में ऐसा ही सिखाया जाता है। हाँ, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं बातें बहुत, जब बोलते हैं ना थिंग्स आर गेटिंग डार्कर, तो उसमें हम लोग अबाउट रियल वर्ल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अबाउट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारी चीजें सीखते जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इंटर लेवल पे, थोड़ा फाइनल लेवल पे, थोड़ा मैं सीएफए वगैरह में भी सिखाता हूँ। तो ऐसी जर्नी है सर, मेरे ख्याल से कोई छूट नहीं सकता इसमें, आपको भी सीखना ही पड़ता है लाइफ लॉन्ग। करेक्ट करेक्ट लेकिन करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये है कि शुरुआत यही होती है, पैसे
को मैनेज करना इज ऑल टॉट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड एक छोटे बच्चे को अगर मुझे समझाना हो, मैं ऐसे ही समझाऊंगा, पैसे को मैनेज करना ही सीख रहे हो, हाँ इसमें बहुत सारी चीजें खुल करके आती है और ये सब रियल लाइफ से ना बहुत कनेक्टेड बहुत है। सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारा फॉर्मूलाज है करेक्ट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अपने पैसे को कितना बेटर मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, वही वही चीज है। वेरी वेरी सर, मैं अपना बताता हूँ, मैं जब अपना एग्जाम्स देता था तो मेरे को टैक्स से ज्यादा एफएम पसंद होता था, क्योंकि एफएम इज मोर अबाउट नंबर्स। नंबर्स इजी होता था, टैक्स में याद रखना बहुत होता था। लेकिन जैसे जैसे आई वेंट इनटू माय आर्टिकलशिप तो चीजें बदल गई, एंड रेस्ट अपने टैक्स टॉक्स में डिस्कस करेंगे। जरूर सर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन अपना ये सर कि नॉर्मली ये कंफ्यूजन मेरे को भी था एज अ स्टूडेंट, ये मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सिंपल इंटरेस्ट, एक अपने सिंपल इंटरेस्ट दिखते हैं कि 8% पर annum में मान लीजिए अपने को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, और उसी इन्वेस्टमेंट को अगर अपने कंपाउंडेड एनुअली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक तो डिफरेंस हो जाता है। तो ये अपने सुनते भी यार, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसका कोई डिफाइंड नहीं है, कहीं डेफिनेशन नहीं है, बट अब अक्सर अपने न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इट्स कंसिडर्ड एज 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ये जो कंपाउंडिंग का इंपॉर्टेंस है, ये क्या है सर? मतलब कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? सर ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। एथ वंडर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी ऐसी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ना शुरुआत में सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही दिखता है, ऐसा लगता है उतना ही तो इंटरेस्ट आ रहा है, पर क्योंकि उस पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपका मिलते जाता है और प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ते जाता है, तो टेक्निकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का कंपोनेंट बहुत बढ़ जाता है। So ये basically interest is getting reinvested. यस यस एकदम, इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड। एंड ये अगर, ये तो चलो हम अकेडमिकली समझा रहे हैं, पर अगर मैं इन रियल टर्म्स बताऊं तो सर रियल टर्म्स में बहुत फर्क आने लग जाता है जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे वॉरेन बफेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने 11 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया, 60 के बाद में जो उनकी वेल्थ बढ़ी है वो 90% ऑफ हिज वेल्थ है। मतलब शुरुआत में वो जो कर रहे थे उनको कभी लगा भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा वेल्थ बन जाएगा। मतलब उनका बट बेनिफिट उनको आगे जाके मिलता है। यस सर, वैसा ही होता है, हमारी जर्नीज में भी ऐसा ही होगा। आई बिलीव हम दोनों अभी 30s में, अर्ली 30s में हैं। तो जैसे जैसे हम अपने 60s की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम हर साल उतने ज्यादा पैसे अपने इन्वेस्टमेंट से कमा पा रहे होंगे जितना अभी हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने आप पैसा ना बहुत तेजी से बढ़ता है। दिस इज वाई दिस इज टर्म्ड एज एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट ग्रेट सर, मजा आ गया मतलब आपका आंसर सुन के। सर एक मिस्टेक मैंने भी की थी अपने लाइफ में, कि जब सीए बना 22 में, मैंने सीए क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड आई थिंक आप किए होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं, बिकॉज आप फाइनेंस एक्सपर्ट हो तो शायद आप नहीं होंगे, बट मैंने किया था। कि स्टार्टिंग में इनिशियल ईयर्स में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, सारा खर्चा कर देते हैं, इतना इतना यू नो नॉलेज भी नहीं होता कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। एफडी कर दिया, सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 3-4%। आप क्या सजेशन दोगे कि मतलब एक कॉमन मिस्टेक बताओ जो कि एक 20s में कोई भी एक स्टूडेंट, जैसे अपने सारे स्टूडेंट सब 20s में होंगे, तो व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक they can make in 20s regarding their investment which they should not make? सर मेरे ख्याल से तो सबसे अब लेसन ये आ गया, उस समय तो मुझे भी नहीं पता था 20s में, पर अब मुझे लगता है सर ठीक है स्टॉक मार्केट है और फाइनेंस के बारे में सीखना है, सब अपनी जगह है, पर 20s में खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स पे, खुद के और बात बाकी एकेडमिक एरियाज में आप एक्सेल करो, वही सबसे बेस्ट होता है। अबाउट स्टॉक मार्केट में बस इतना कहूंगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में रुचि रखें, या फिर मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बड़ों से सुने। घर में आमतौर पे होता है सर, हमारे आसपास ना कोई ऐसा परिवार में वेल्दी इंसान होता है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे सीखिए उन्होंने कैसे जिंदगी में पैसे बनाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट खुद पे इन्वेस्ट करना आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, वो करना चाहिए। बाद बाकी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स ये सब धीरे धीरे सीख जाओगे आप, वो कोई बात नहीं है। और सर एक बात और है, आपने अभी मेंशन किया कि सर आप ना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, सर उस समय कमाते ही कितना थे? ये भी तो बात है सर, उस समय कमाई कितनी थी? मतलब आप तो चलो सर जॉब में थे, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था, कमाई भी नहीं थी, तो कमाई नहीं थी तो कहाँ इन्वेस्ट करते? तो उस पॉइंट पे वो गलती हुई नहीं बाय डिफॉल्ट, बट हाँ खुद पे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, विच आई थिंक सभी को करना चाहिए। सो इफ यू आर इन योर 20s, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच सर। सर मान लीजिए एक आपके पास आज मैं 1 लाख रुपीज का फंड रखता हूं, तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे कंसिडरिंग टूडेज सिचुएशन? सर सिंपल है, अगेन मेरा पर्सनल बात है, मैं आज की डेट पे ऐसा सोचता हूँ कि एक्टिव इनकम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, पैसिव पे कम देते हैं। तो मैं शायद आज की डेट पे सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा इंडेक्स फंड्स में। अब इंडेक्स फंड क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझाता हूँ।
जैसे निफ्टी है, निफ्टी हमारे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट, तो वो एक इंडेक्स है। तो अगर निफ्टी 10% बढ़ा किसी साल और आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, देन देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप भी 10% कमा लोगे ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत उसमें एकदम हल्का सा फी लगता है, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट वही होता है। आप उसमें डाल के छोड़ दो, जो आपके भाग्य में है, जैसा इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा है आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा। अब कई लोग इसमें मेरे को चैलेंज करेंगे या ये भी बोलेंगे कि सर स्टॉक पिकिंग करते हैं ना उसमें ज्यादा मजा है। मजा तो है, पर उसमें मुझे लगता है जब तक आपकी नॉलेज एकदम अप टू डेट नहीं होती ना, मत करने चाहिए उसको। उसको करने में आपको एहसास नहीं होता कि आप कितना नुकसान कर रहे हो खुद का। सब सर सबका प्रॉब्लम क्या होता है, फायदा सब गिनते हैं, नुकसान की तरफ ध्यान नहीं देते। सबका मतलब एस्टिमेट अपसाइड है तो लगाएंगे। डाउन साइड भी है, एवरीथिंग हैज अ डाउन साइड। यस सर, एकदम वैसा ही है। एंड जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं यही कहता हूँ कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते, और मैं भी आज की डेट पे वही करता, इंडेक्स फंड में पैसे लगा देता, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को है। मैं अभी अपने कोर्सेज पे ध्यान दूं, अपने स्टूडेंट्स पे ध्यान दूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैं वही करता। मतलब इफ यू हैव अ सरप्लस मनी यू कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। Yes, that is what I would have wanted to say. But again, this is not a stock recommendation or any sort of एग्जैक्टली recommendation. मैं यही बोलना हाँ, चाह रहा था सर, मैं एक कोई रिसर्च डिस्क्लेमर। एनालिस्ट भी नहीं हूँ, हाँ, ना ही रजिस्टर्ड हूँ विद सेबी। सो ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बट किसी को भी करने के लिए नहीं कह रहा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इट्स ऑल सर्स रिकमेंडेशन गाइस, जस्ट एक हम लोग की एक इनफॉर्मल बातचीत हो रही है, आप ऐसा समझो। बट कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो आप जांच पड़ताल करके सब कुछ करके अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे करना। ये सब। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा खुद का पर्सनल लेवल पे मैंने सोचा था। सर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एक चीज होता है जो स्टॉक मार्केट में अपन डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल अपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिए, डीमैट अकाउंट में फंड्स डाल दिए, वहां से बैंक अकाउंट अटैच कर दिए और वहां से हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। एक होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, मनी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहां पे जाके मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाएगा, या फिर मैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मेरे को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर अभी इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा टच किया भी था। एकदम सिंपल रखता हूँ, आज रूल बना देता हूँ इसका। आपके पास में अपने समय, जो आपके पास समय है उसमें कुछ और बेहतर करने को है, पहला चीज। नंबर टू, आपको उतना ज्ञान भी नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा शेयर कब क्या चलेगा, क्योंकि सर क्या होता है पता है, अच्छे शेयर भी जो पेपर में बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्टॉक मार्केट उसको जरूरी नहीं है बढ़ाएगा। ठीक है। सो आप सब कुछ अगर नहीं जानते, जो कि सबको मानना भी चाहिए ऐसा। एंड नंबर टू, आपके पास में समय कम है, आप कुछ कर रहे हो उसमें पहले से आप थोड़ा टाइम जा रहा है आपका, तो आप इंडेक्स फंडिंग कीजिए या फिर में म्यूचुअल फंड्स में डालिए, वो बेटर है। कोई मैनेजर है जो आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा है। पर अगर आपको अपना ज्ञान है, आप अपना एक रिसर्च करते हो अपने लेवल पे, रिसर्च करके थोड़ा बहुत पैसा आप उधर इन्वेस्ट करना चाहते हो, करो। लेकिन उसके लिए रिसर्च मांगता है सर। अगर आप बिना रिसर्च किए सिर्फ टिप्स पे काम कर रहे हो कि मेरे को तो फलाने ने ये शेयर बता दिया, मेरे को डिमकाने ने ये शेयर बता दिया, तो वो काम करो ही मत। इससे बेटर मतलब है खाली म्यूचुअल फंड्स में बातचीत डालो। सुन के फ्रेंड ने ये बोला, अंकल ने बोला, हाँ आंटी सर। ने बोला, उसके बेसिस में नहीं करना। हाँ हाँ, पॉइंट ही नहीं है उसका। तो वो अगर आप बोलते हो कि वो मेरी रिसर्च है, तो आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, बट सर अब प्लीज। नॉलेज कहाँ से लाए वो रिसर्च करने के लिए? रिसर्च भी करे तो एक नॉलेज होना चाहिए सर ना आपको, सिंपल है, वो एक नॉलेज कहाँ से प्रोसेस लाए? है। प्रोसेस है सर, ये एक पूरी जर्नी है। जैसे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ऐसे इंटरव्यूज देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ। कभी वक्त मिले तो कुछ लोगों से अगर मिल पाऊं जो कि स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाए या फिर मैं लाइफ में कुछ अचीव किए, तो उनसे समझने की चेष्टा करता हूँ ये कैसे वर्क करता है। बट हाँ, इसके कई तरीके हैं। किताबें पढ़िए, इंटरव्यूज देखिए, किसी से पर्सनली मिल के एक्सपीरियंस समझ सकते हैं तो समझिए। दैट इज हाउ यू कैन लर्न अबाउट मार्केट्स। एंड थर्ड, जो इसमें एक और ऐड होता है वो ये है, खुद की रिसर्च होती है सर, डेटा ड्रिवन। तो मैं डेटा डाउनलोड करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं ऑलरेडी। मैं डेटा डाउनलोड करता हूँ, डेटा से मैं बहुत सारी एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस करके किसी रिसर्च मॉड्यूल पे पहुंच भी गया तो उसको बैक टेस्ट करके ये चेक करता हूँ कि क्या वो जिंदगी में काम करेगा कि नहीं। सो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। टेक्निकल आदमी कर पाएगा, नॉन टेक्निकल नहीं कर पाएगा। तो वो सो उतना दिस इज कुछ। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ सर, एकदम है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और वो तब है जब आप थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ आपकी ज्यादा रुचि हो गई है। एज ऑफ नाउ मैं समझता हूँ ज्यादातर स्टूडेंट्स फाइनेंस से सिर्फ इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये एक, मैं बता सकता हूँ ये भी एक काम है करने को। बट क्या आप अभी करें? एकदम नहीं। अभी के लिए सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड जितने इंटरव्यूज या पॉडकास्ट है उनको देखिए, स्टॉक मार्केट जो भी चैनल आप देखते हैं वो देखिए। उससे क्या है, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो तो अपने आप बन आपको लगता जाएगी। है सर कि जो अपने को वो नॉलेज चाहिए, जो अपने को वो एक होता है डेटा एनालिसिस करने के लिए एक आइडिया चाहिए, वो अपने को आज के सीएमए करिकुलम में पढ़ाया जाता है?
हाँ सर, है। एक दो ऐसे टॉपिक्स हैं इंटर लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी है, जहाँ शुरुआत होती है इसकी, मतलब आप डेटा थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना सीखते हैं। मैं थोड़ा टेक्निकल बता देता हूँ। हम्म। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन। तो उसको हम एस डी बाई मीन करके पढ़ते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला। थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है पर कोई समझता नहीं कि आप उधर रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड एनालिसिस कर रहे हो। मैं अपनी स्टॉक मार्केट की जो मास्टर क्लास है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए लूंगा, उसमें भी ये चीज मैं एम्फेसाइज करूंगा कि सिर्फ इतने से एक फॉर्मूले से आप कैसे अच्छी और बुरी कंपनी का फर्क कर सकते हो। तो ये सब चीजें ना शुरुआत कर दी गई है, ये बेस्ट पार्ट है। पहले करिकुलम में था भी नहीं सर, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये अभी के करिकुलम में ऐड हुआ। इट्स अ गुड न्यू थिंग। सिलेबस में, न्यू न्यू सिलेबस में ऐड सिलेबस हुआ। में ऐड हुआ 2022 में। एंड क्योंकि ये ऐड हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत ड्रिलिंग होता है, तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड वैसे ही अपने फाइनल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में और सिक्योरिटी एनालिसिस में ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत डेटा के इर्द गिर्द जाते हो तो आप वहां से धीरे धीरे सीखना शुरू करते हो। तो यस, ये कह सकते हैं इंटर लेवल पे एंड फाइनल लेवल पे शुरुआत है इसकी। बट यस, अगर आप बहुत डाइव इन करना चाहते हैं तो कोई स्पेशलाइज्ड आपको डिग्री या फिर कुछ कोर्स, लेना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। वो बात की बात है। वेरी गुड सर। से ये स्टूडेंट का सवाल है कि जनरली क्या होता है, देखा जाता है 11 12 में ना मैथमेटिक्स एक फियर हो जाता है। तो मैथमेटिक्स काफी स्टूडेंट्स तो ऑप्ट ही नहीं करते, और करते भी तो उनका लो स्कोरिंग मार्क्स होता है। तो आगे जाके कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मैं प्रैक्टिकल मानता हूँ। तो उसमें कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स का पुअर होना वहां पे जाके उनको प्रॉब्लम देता है। तो इज इट ट्रू कि मैथमेटिक्स होना, आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है टू हैव अ गुड कमांड ओवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर मैथमेटिक्स मेरा भी ना, मेरे को जो डर लगता था वो था सर अपना 11 12 वाला करिकुलम। वो तो मुझे एकदम पसंद ही नहीं आया। हम लोग क्या क्या पढ़ते थे। डिफरेंशिएशन, अरे डिवाइड, एक्स, वो इंटीग्रेशन। वो कैलकुलस वगैरह, बाप रे बाप, मुझे मुझे तो एकदम पसंद नहीं आया था। एंड हाँ, मैं आज तक खोज रहा हूँ कि उसका एप्लीकेशन कहाँ है क्या नहीं है। शायद होता होगा साइंस वाली स्ट्रीम में होता होगा, पर करेक्ट। कॉमर्स में तो नहीं है। साइंस में होता है सर। हाँ तो अपने तो सर, अपने वो बेसिक, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को, मैथमेटिक्स में चार चीजें करनी आनी चाहिए: प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। करेक्ट। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अनफॉर्चुनेट है सर, इसमें भी कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। आज मैं किसी बच्चे को एकदम फटाफट बोल दूं, बताओ 600 प्लस 730 कितना होगा, तो एक बार सोचेगा। कैलकुलेटर। हाँ, कैलकुलेटर पे करेगा या सोचेगा, टेंशन में आ जाएगा। तो अगर आप इतने खौफ खाते हो मैथ से, तो फिर शायद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप एक करियर बनाने से बचोगे। सर पास तो हो जाओगे पेपर में, लेकिन करियर बनाने से मैं बोलता हूँ तब बचें अगर आप बेसिक फंक्शनैलिटी में फंसते हो। पर अगर आप मैथमेटिक्स में ये सब इजी लगता है आपको कि हाँ यार ये इजी है, ये तो इजीली हो जाएगा, तो आप गो हेड। कोई आगे जाकर के ऐसा नहीं है कि एकदम हाई फाई चीजें आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सिंपल चीजें हैं। मैथमेटिक्स हल्का सा रिक्वायर्ड है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स जो एक आम आदमी सॉरी को सर। पता होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव वेदर ही इज डूइंग सीए, सीएस, सीएमए, उतना आपको नॉलेज आना चाहिए। यस सर, यस सर, एकदम आम मैथमेटिक्स चाहिए। सर सीएफए के बारे में हम लोग सुनते हैं बहुत, एंड काफी सारे सीएमए स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अपना अगर करियर में परस्यू करना चाहते हैं फ्यूचर में। सो आपका क्या टेक है इसमें कि अगर मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट है, सो वेदर शुड आई परस्यू फॉर सीएफए? सर सीएफए एक तो बहुत अच्छा कोर्स है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, खास करके जब हम सीएमए से कंपेयर करते हैं या सीए से कंपेयर करते हैं, एक्सपेंसिव लगता है देखने में। बट जितनी फीस वो लोग लेते हैं उसके हिसाब से जो आपको वैल्यू मिलती है, पहला बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड आई लव्ड इट। मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट करेगा उसको बहुत पसंद आएगा सीएफए एज अ कोर्स। बट क्वेश्चन आता है कब करना है। तो कब करने में मैं तो ये कहता हूँ कि आप सीएमए अगर कर रहे हो तो सीएमए कंप्लीट करो, प्रोफेशनल बनो। प्रोफेशनल बन करके साथ साथ पढ़ाई करो। ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 1 दे सकते हो, बट उसके आगे की पढ़ाई बाद में करो। सर क्या होता मतलब है ना। लेवल 2 लेवल 3 आपको सीएमए बनने के बाद देना हाँ सर, चाहिए? हाँ सर, क्योंकि सर इसमें क्या होता है, अगर आप एक बार में सारा खिचड़ी साथ में पका लो, मैंने तो पकाई थी सर, सी और सीएफए मैंने साथ साथ किया था। मुझे ऐसा लगता है उसकी ट्रू वैल्यू ना अनलॉक नहीं होती। अनलॉक करने के लिए आप थोड़े दिन बाद में उसको कंप्लीट करें। करेक्ट। अभी पहले सीएमए अच्छे से बने। ऐसा नहीं कि यार हम सीएमए पे एक पैर रख बट के एक स्टूडेंट सीएफए का करें। यहाँ पे कंसर्न आ जाता है कि टाइम वेस्ट होगा, व्हाई विल आई इन्वेस्ट मोर टाइम, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। और मैं भी एज अ स्टूडेंट यही सोचूंगा सर कि मेरे को अगर सीएमए करने के बाद मेरे पास सरप्लस टाइम बचा है, तो व्हाई विल आई नॉट स्टार्ट माय सीएफए, वो भी मैं सर वैसे लेवल तो 2। ये चीज एक जेनरिक वे में बोल रहा हूँ। पर कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता है ही स्मार्ट इनफ और शी स्मार्ट इनफ टू मैनेज बोथ, तो साथ में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपकी एक एज तो हो ही गई है कि आप भाई पढ़ाई वढ़ाई आपकी कंप्लीट करनी है जल्द करेक्ट। से जल्द आपको। करेक्ट। सो इन दैट सेंस कर सकते हो तो करो। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, मैंने भी किया था अपने टाइम पे।
पर मुझे ऐसा लगता है ट्रू वैल्यू अनलॉक होने के लिए आप लेवल 1 दे दो, लेकिन लेवल 2 लेवल 3 के लिए वेट करो। और सर कई बार ऐसा भी होता है ना, अपनी कॉलिंग का वेट करना चाहिए। अगर आपको अपनी कॉलिंग आ रही है कि मुझे फाइनेंस में ही कुछ करना है, तो आप सीएफए के बारे में सोचिए। नहीं तो सीएफए को ठीक है, कोई जरूरी भी नहीं है कि सर, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि सीएफए करके ही फाइनेंस में कुछ हो सकता है, बट हाँ एक वो एक स्टेपिंग स्टोन तो जरूर होता है। तो टेक योर टाइम, मेरे हिसाब से हड़बड़ नहीं करना चाहिए उसमें। गुड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है, ऑल्दो आई थिंक ये किसी भी व्यूअर का, मतलब एक स्टूडेंट का भी डाउट हो सकता है एंड कोई भी नॉन स्टूडेंट बैकग्राउंड का जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, उनका भी पॉइंट हो सकता है। सर अब मैं अभी टीचिंग में हूँ और मेरा फुल टाइम टीचिंग है। आई एम नॉट इनटू एनी अदर जॉब। तो मेरी पूरी की पूरी इनकम जो है एक्टिव इनकम है। ऑब्वियसली मेरा जो सरप्लस होता है, प्रॉफिट्स होता है, मैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी करता हूँ, एफडीज में भी करता हूँ, अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे मेरे को पैसिव इनकम भी आता है। बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे डेफिनेटली एक होता है ना कि एक्टिव इनकम जो मेरा होगा, मतलब जो मेरा बिजनेस से इनकम आएगा, डेफिनेटली दैट माइट टेक सम हिट। तो मेरे को अभी से क्या प्लानिंग करना चाहिए कि मेरा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम ये दोनों बराबर मेरा चले, और या मेरे को सोचना नहीं चाहिए अभी, मतलब आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि ये एक्टिव इनकम, ये पैसिव इनकम दोनों कमाने में अभी ध्यान देना चाहिए कि खाली एक्टिव इनकम में ध्यान देना चाहिए कि खाली पैसिव इनकम में ध्यान देना चाहिए, फ्यूचर में क्या काम आएगा, मतलब इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एंड आई थिंक इन फ्यूचर स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो भी देख रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है माइंड में कि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम दोनों साथ में कमाए जाए कि फ्यूचर में, मतलब कैसे करिए। आई थिंक प्लीज आप क्वेश्चन को भी ठीक से फ्रेम कर दीजिए और मैं सर आंसर भी समझ दे गया दीजिए। आपका, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, पर पहले सर चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। यू आर डूइंग रियली वंडरफुल। आप टैक्स बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, एंड आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि एक्टिव इनकम कभी बंद होगा क्या नहीं होगा। सर बंद वाला चीज एक नहीं है, तो गॉड ग्रेस के साथ सब ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि देखिए सर, हाँ, इट्स वेरी, देखिए जो आएगा वो जाएगा भी, इट्स वेरी नॉर्मल, बट इट्स वेरी बट नहीं, कॉमन। निकुल सर के बारे में एक और खास बात है, टैक्स टॉक्स में तो खैर खुल करके सामने आ जाएगा। हम लोग का ना एक अच्छा दोस्त होने का ये फायदा है कि सर टैक्स कंसल्टेंसी के पैसे नहीं लगते। कोई भी इशू आता है तो हम लोग कॉल कर लेते हैं कि ये वाला क्या होगा, एंड ही नोज एवरीथिंग। उनको सारा प्रोविजन मुंह जबानी याद है, तो वो सारी चीज बता भी देते हैं। तो एक तो चलो सर वो है, तो आई नो कि आपका एक वहां पे भी ध्यान है, एक्टिव इनकम की बात है। बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है पैसिव के लिए अभी काम करना जरूरी है। अभी पैसिव इनकम पे ध्यान मत दीजिए, ये मत देखिए कितना पैसा आ रहा है मेरा पैसिव। कई बार सर उसको भी देख के अच्छा लगता है, हो इतना इंटरेस्ट आया है। मेरे को लगता है उधर इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट मत डालिए, ठीक है। आप अभी अभी के लिए सिर्फ तैयारी करेक्ट। कीजिए। दो तरह से काम कर सकते हैं। कई लोग हालांकि फिक्स डिपॉजिट्स के लिए नहीं बोलते हैं इतना खुल करके, मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा सब जगह करो। थोड़ा फिक्स डिपॉजिट्स में डालो, थोड़ा बहुत इंडेक्स फंड्स में डालो। जिस भी दिन किसी की भी कमाई खत्म हो जाती है, अब जैसे मान लो 60 साल के हो गए, अब काम नहीं कर रहे हैं, तब आपके पास इतना सरप्लस पैसा होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में कि उसमें से थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको डिविडेंड आए, इंटरेस्ट आए, या फिर कुछ बेचना भी पड़ जाए, तो भी वो चीज ग्रो होती रहे। एट द सेम टाइम आपके पास मंथली इनकम भी आती रहे। इस कॉन्सेप्ट को सर बोलते हैं फायर। मेरे ख्याल से पक्का आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन इसके ऊपर में भी होगा, हम इलेबोरेट कर देंगे सर इसके ये ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था अच्छा मेरा। यही था। तो सर तो अब ये जो, दोनों को आंसर दे दीजिए साथ में। हाँ सर मैं जरूर दूंगा। तो फायर का कॉन्सेप्ट सर यही होता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएं। मतलब इतनी कमाई कर लीजिए कि आप कमाई के पीछे नहीं भागना पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर, अभी कितना भी कहें हम लोग अपना हार्डवर्क करते हैं, बिकॉज वी आर इन दैट स्टेज जब हम पैसे जोड़ रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम थोड़े पैसे जोड़ चुके होंगे, उसके बाद हमें टेंशन नहीं है पैसे का, हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं। और अपने, ऐसे भी सर पूरा मन से ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है ना सर, पैसे की भी टेंशन नहीं है। मतलब हम मतलब लोग को फाइनेंशियली अब फाइनेंशियली मेंटली टेंशन नहीं होगा सर। टेंशन नहीं है हाँ कोई चीज। मतलब आज के डेट पे सर हम लोग जैसे कंपल्शन है, हमको एक मिनिमम फीस चार्ज करनी है बच्चे से, वो नहीं करेंगे तो हम लोग पैसे जोड़ ही नहीं पाएंगे अपने लेवल पे, करेक्ट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। लेकिन उस समय सर मुझे ऐसा लगता है शायद पैसे हो जाएंगे तो सर शायद हम आकर के बोलेंगे यार हम फ्री में पढ़ा देंगे, या फिर बहुत कम पैसे लेकर के पढ़ाएंगे। तो वो तब होता है जब आपके पास पैसे हो जाएं। उस स्टेट को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो उधर आने के बाद में अगर आप काम करना छोड़ देते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा थोड़ा तोड़ करके भी आपके पास, मान लो आपके घर के खर्चे हैं 1 लाख 2 लाख जो भी, तो आपके खर्चे घर के निकलते रहे, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट साबुत रहे। इसका मतलब टूटे नहीं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहे। और वो सर तभी होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्टेड है।
बहुत ज्यादा होने से थोड़ा थोड़ा निकाल भी लेते हैं ना, तो उसका कुछ नहीं होता है, वो भरते ही रहता है। और सर जैसे मैंने कहा था, ये एथ वंडर है, आप जितने पैसे निकालोगे उसने तो वो ज्यादा ही ऐड कर देगा उसमें, तो आपका कॉर्पस कभी कम नहीं होगा, एंड एट द सेम टाइम आप उसमें से अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने घर खर्च के लिए पैसे निकाल पाओगे। इस कॉन्सेप्ट को हम फायर के साथ ऐसे एसोसिएट करते हैं कि सर आजकल ना लोग बोलते हैं कि हम ये काम बहुत जल्दी करना चाहते हैं, हम 40 में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर के जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। बाई द टर्म रिटायरमेंट लोग ऐसा सोचते हैं हम तो भैया काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, मतलब गुलाम नहीं करेक्ट। बनेंगे, आप जिंदगी में गुलाम नहीं बनेंगे, तो विल मतलब वर्क। मतलब वो पीसफुल लाइफ जिएंगे अपना, यस सर। और वो ट्राई करेंगे अपना पैसा कमाने का, बट एक होता है ना फुल टाइम बिजनेस करना, फुल टाइम एक्टिव रहना, वो नहीं हाँ करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा हाथ पैर मारना छोड़ दिए, जो पसंद आ रहा पैसिव है कर रहे इनकम का जर्नी स्टार्ट कर लेंगे इफ हैं। आई वो पुट अभी इन करना द चाहिए सर, वो उस समय नहीं कर पाओगे आप, अभी शुरू करो, अभी से इन्वेस्ट करो और बाद में आप उसका एडवांटेज देखना शुरू करोगे। गुड सर, काफी चीज सीख रहा हूँ मैं आपसे, और सर आपसे। इसमें मैंने जो एफडी आपको बोला ना, एफडी वाली चीज में एक चीज है कि एफडी ना यंग लोगों को कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जैसे से आप बड़े होते जाएं एफडी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय यंग एज, बताइए थोड़ा लिमिट। मेरे ख्याल से एनीबडी फाइनेंशियल लेसर देन 50 इज यंग, 50 50। से कम यंग, हाँ 50। क्योंकि सर हम पैसे की बात करें, पैसे में 50 तक कोई, मैं बोल रहा हूँ ना सर, आप जब 50 के होंगे उस दिन आप बोलेंगे कि यार उस समय इतना सा ही पैसा था अपने पास। साहब आप यंग बोल रहे हैं 50 से नीचे, हाँ इनकम टैक्स तो सीनियर सिटीजन बना देता है 60 और अबव में। नहीं नहीं वही बात है सर, एक वो भी एडवांटेज है सर, आप जब अपने अगेन टैक्स टॉक्स में इसके ऊपर शायद बात कर लेंगे। सर आप जैसे जैसे आपकी एक्टिव इनकम कम होती है, तब आपके डेट सोर्स से अगर आपके पास कमाई आती है ना, तो उस पर टैक्स का रेट उतना ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम भी उतनी ज्यादा नहीं है, शायद आपका स्लैब भी शायद उतना ऊंचा पहुंचता नहीं है। करेक्ट। लेकिन अभी क्या है सर, आपकी एक्टिव इनकम बहुत जोरदार है, आप ऑलरेडी सरचार्ज के आसपास हो, अब आप एफडी कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा टैक्स दोगे। उससे बेटर है आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में ज्यादा करें, उससे आपका टैक्स कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक चीज है, इसको हम लोग टैक्स टॉक्स में मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे। बट हाँ, यंग लोगों को इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा रखना चाहिए, एक तो टैक्स एंगल से, दूसरा सर इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म होता है और डेट हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। तो यंग आदमी के पास ज्यादा समय है इन्वेस्ट करने को और वेट करने को पैसे के लिए, तो So he आप should इक्विटी में start डालें। investing in equity from day one, हाँ वो तो so that करना ही he चाहिए। can get the power यस of यस 100%। इक्विटी तो डे वन से शुरू करना ही चाहिए। एफडी बस ऐसा है कि ठीक है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कहाँ डाले क्या डाले, तो एफडी में डाल दो। और इक्विटी में अगर मैं समराइज करूं, इक्विटी में आपने बोला कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास नॉलेज है टू एनालाइज, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट यस करो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं ऑलरेडी काम में व्यस्त हूँ, जैसे मैं अपना बात बता रहा हूँ, आई एम इन्वॉल्व इनटू फुल टाइम टीचिंग, तो मेरे पास टाइम नहीं होता ना मेरे पास नॉलेज है इतना। थोड़ा बहुत आप मेरे को हेल्प करते हैं, थोड़ा बहुत जब आपके पास भी टाइम नहीं रहता, तो फिर मैं ऑब्वियसली मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम टू करेक्ट सर। करेक्ट। ये पूरा इक्विटी में देखना कि मेरे को किस में इन्वेस्ट करना है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग भी फ्यूचर में यही करना, इस हिसाब से आप लोग जैसे सर ने बताया। सर एक एकेडमिक क्वेश्चन अभी मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे टैक्स में क्या होता है सर कि इंटर में जो भी डीटी आईडीटी हम लोग पढ़ते हैं, फाइनल में डीटी आईडीटी में एग्जैक्टली वो सिलेबस तो होता ही है, प्लस एक्स्ट्रा अपने को फाइनल डीटी आईडीटी में एडिशनल पढ़ना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल 100% of the coverage of inter DT and IDT is there in final IDT and DT2। मतलब आप सोच लो 150% है आपका फाइनल में, तो 100% इंटर का प्लस 50% एक्स्ट्रा फाइनल में। आई एम नॉट श्योर अबाउट एसएफएम का क्या अपना कॉन्सेप्ट है फाइनल में, सीएमए फाइनल में, क्या इंटर में जो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं एफएमबीडीए, क्या वो फाइनल में भी कंटिन्यूड है सेम एज इट इज, कि नहीं फाइनल का पूरा अलग स्ट्रक्चर है, इंटर का पूरा अलग स्ट्रक्चर है? सर अच्छा सवाल है। है सर, मतलब मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स सर एडवांस फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग इंटर में पढ़ते हैं और फाइनल में वो अलग ही लेवल पे चला जाता है, लेकिन रहता कैपिटल बजटिंग ही है। ऐसे ही एक दो टॉपिक्स और हैं जो इंटर में पढ़े फाइनल में चले जाते हैं। पर सर फाइनेंस ऐसा चीज है ना कि आपने जो इंटर में पढ़ा ना, वो फाइनल लेवल पे ये अज्यूम कर लिया जाएगा उतना तो आपको आता है। आते ही है। यस। और उसके ऊपर बिल्टअप चालू हो जाता है। तो और क्या क्वेश्चंस आता है सर, जैसे अपने, सॉरी टू इंटरप्ट, कि फाइनल लेवल पे आपके मैट में वो सिलेबस में वो चैप्टर नहीं है? से फॉर एग्जांपल मैं डिविडेंड पॉलिसी का बात कर रहा हूँ, डिविडेंड पॉलिसी इंटर में मान लो कवर्ड है, फाइनल में मान लो, मैं आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, फाइनल में वो कवर्ड नहीं है मान लो मैट में, बट क्या इंस्टीट्यूट उस चैप्टर से फाइनल में क्वेश्चन पूछता है, या पूछा हुआ है, या पूछ सकता है, ऐसा कुछ? सर आमतौर पे नहीं होता ऐसा। इंटर लेवल के फाउंडेशनल लेवल कॉन्सेप्ट्स तो आ सकते हैं, लेकिन सर एमसीक्यू लेवल तक ही आके रह जाते हैं, उसके ओके। बियॉन्ड बड़े सवाल नहीं आते। बड़े सवाल फाइनल के फाइनल से ही आते हैं, इंटर के इंटर से ही आते हैं।
कभी कभार थोड़ा सा वो जो बोलते हैं ना जंप स्केयर देने के लिए इधर उधर से दे देते हैं, बट आम तौर पे ऐसे रिजेम्बलेंस कम होते हैं। मैंने आपको क्या कहा, फाइनल में आप इंटर पढ़ के आए हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो जाएंगे। तो हाँ, ये कहना सही होगा कि इंटर में अगर अच्छे से फाइनेंस नहीं पढ़ा, फाइनल में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब बेस है, मतलब आपको अगर इंटर, इट्स लाइक अगर आप इंटर एफएम अच्छे से बेस कवर कर लेते हो तो फाइनल इज अ इजी टू क्रैक। यस सर, एकदम पक्का बात। इजी टू क्रैक। ग्रेट ग्रेट। सर, हाउ कैन अ स्टूडेंट डेवलप नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट? जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि अरे यार छोड़ो ना, बैंक में पैसा रहने दो, बैंक में पैसा रहने दो। उनको लिक्विडिटी से बहुत प्यार है। जब तक अकाउंट में पैसा नहीं देख लेते तब तक हो सकता है कि नहीं यार, कहाँ चला गया मेरा पैसा, एक होता है। स्टार्टिंग में अपने को भी लगता था जब सर अपने वो मैं भी स्कूल हूँ, लाइफ मैं भी हूँ। आज भी पता नहीं क्यों से। मैं बहुत अंडर इन्वेस्टेड हूँ। एंड लिक्विडिटी मेरे पास भी बहुत ज्यादा है, मेरे को भी नहीं पता हाँ, क्यों, बट हाँ होता तो है कभी कभी। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करे और कैसे इन्वेस्टमेंट्स का नॉलेज है, इंटरेस्ट है? नॉलेज तो पार्ट आपने बता दिया कि नहीं, आप स्किल बेस्ड कोर्सेज देखो, पॉडकास्ट देखो, इंटरव्यूज देखो। सर, आप दो तीन हमें रिकमेंडेशन भी दे दोगे तो स्टूडेंट्स को पता रहेगा। तो मे बी आप अपने कमेंट बॉक्स में जो पिन करके अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं, कि स्टूडेंट्स उनको फॉलो करें, उनका वीडियोस देखे तो क्या स्टूडेंट अपना नॉलेज एनहांस कर सकता है। तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करे सर इन्वेस्टमेंट जर्नी में? सर मेरा इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ वो मैं बताता हूँ। मेरी फैमिली में ना हमेशा से हिस्ट्री रही है, इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा एक्सपोजर हमेशा से रहा है। तो ओके। मुझे याद है तब के दिन है जब लैंडलाइन हुआ करता था एक, तो ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे इतने कितने पुराने, तो भाई मेरा बचपन था, ठीक है, मेरे टाइम पे आ गया था सेल फोन, बट मेरे बचपन में लैंडलाइन थे। और टीवी में जो आते थे ना टिकर्स, जिसमें सबके भाव आते थे, मेरे ख्याल से सर आपको भी याद है, आज भी आते हैं, करेक्ट? तो पापा का एक टाइम दिया होता 10 बजे, उनके ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स पता थे हमें कि ये शेयर्स उनके पास है, लिस्ट रहता था, उसके भाव नोट करके रखने पड़ते थे 10 बजे तक। और 10 बजे पापा का जब कॉल आता था तो फोन पे बताना पड़ता था कि पापा आज ये भाव चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि उस समय पापा ने ऑफिस में टीवी नहीं लगा रखी थी, एंड राइटली सो सर अच्छा किया नहीं लगाया था, उस समय लगाते तो पागल ही हो जाते सर, सामने नहीं रहनी चाहिए टीवी। तो हमसे वो पूछते थे, तो वहां मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। एंड फिर ज़्यादा मैं रिसर्च ओरिएंटेड तब हुआ सर जब मैंने थोड़ा सीएफए वगैरह पढ़ा, चीज़ों के बारे में समझा। और कई चीज़ें हैं जो आप ऊपर ऊपर से नहीं जानते फाइनेंस के बारे में, अंदर घुसते तो समझ में आता है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, कोई बच्चा अगर एक्सप्लोर करना चाहता है तो बिहेवियरल फाइनेंस बोल करके एक पूरा सब्जेक्ट मैटर है, वो सीएफए में ही मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, उससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं, किसी भी करिकुलम में नहीं था। एंड आई वाज अमेज्ड कि हम क्यों ऐसी गलती करते हैं। जैसे सर अभी आपने एग्जांपल तो जो दिया कि बच्चा लिक्विडिटी लेके बैठा है एंड इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ, ये एक तरह का बिहेवियरल बायस है। या आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये भी स्टडी करने का एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जिसको समझा जा सकता है। फाइनेंस में ये सभी चीजें कवर्ड होती है, तो जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। पहला आप ये देखिए, आप देयर इज नो क्यूरियस एंड, होने, देयर इज नो एंड। देयर इज नो एंड, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और क्यूरियोसिटी है तो 3-4 लोगों के नाम मैं बता रहा हूँ, उनको जरा सुना करें। जैसे कि रामदेव अग्रवाल साहब को जरूर सुने। रामदेव अग्रवाल साहब कौन है? जो कि मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर है, ठीक है। देन वी हैव समवन नोन एज सौरभ मुखर्जी, जो कि मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजर है। वी हैव समवन लाइक बसंत महेश्वरी, बहुत ही एस इन्वेस्टर और कोलकाता से निकले हुए हैं। तो और सर इंटरेस्टिंग है, बसंत सर सीएमए प्रोफेशनल है, और वाह, उसके बाद बताइए, मल्टी करोड़ इन्वेस्टर है। तो ये क्या एक, बात है। हाँ मल्टी करोड़ इन्वेस्टर है। तो वो पहले सीएमए किए, सीएमए करके टीचर बने, टीचर बन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बने। तो टिपिकली जो मेरी जर्नी चल रही है, आपकी चल रही है, लगभग वैसा है। शायद हम 1000 करोड़ हमारे पास भी हो जाए, शायद देखा जाएगा। लेकिन बसंत सर को सुन सकते हैं। देन वी हैव सुनील सिंघानिया एंड मेनी मोर, मतलब नाम की कोई कमी नहीं है। इंडिया के सारे मैं लोग बोल रहा हूँ। और सर इंडिया का इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि ज्यादातर किताबें ना फॉरेन ऑथर्स की तरफ से लिखी हुई है, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में भी नहीं आएगी, उतना रिलेट नहीं कर पाओगे। सो बेस्ट है, अगर आप किताबें पढ़ पा रहे हो, नहीं भी पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप इनके इंटरव्यू सुनो, ये सारे इंटरव्यू लोग सुनो, दिग्गज करेक्ट। लोग हैं। इंटरव्यू सुनिए, एक तो सर मतलब टाइम, यू विल हैव गुड आइडिया, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत चीज पता चलेगा। और सर ऑडियो वीडियो इज इजी ऑल्सो, तो वो करेक्ट। बेटर वर्क करता है। सर, सीएमए स्टूडेंट्स का एक अक्सर डाउट होता है, वो टैक्सेशन में भी होता है, वो मैं टैक्स टॉक्स में कवर करूंगा, आप फाइनेंस टॉक्स में कवर करो, कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट 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 कॉस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो वर्ड ही नहीं है, टैक्स तो वर्ड ही नहीं है, अकाउंट्स तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो क्या सीएमएस को खाली कॉस्ट एक्सपर्ट्स ही देखा जाता है कि वो फाइनेंस में भी एक्सेल कर सकता है? ऑब्वियसली आपने एक ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया कि बसंत सर जो है इज अ सीएमए प्रोफेशनल, बट आज के डेट में आप
क्या एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि एक सीएमए स्टूडेंट अगर है, सीएमए फाइनल करके निकलता है और अपने को सर पता ही है कि जॉब मार्केट में भी क्या स्ट्रगल्स एक सीएमए फाइनलिस्ट को या सीएमए प्रोफेशनल को जो है वो फेस करना पड़ता है, तो फाइनेंस वाले फील्ड में अगर उनको जाना है तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि उनको अपना जर्नी किस हिसाब से प्लान करना चाहिए? सर अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहला तो सर किसी के भी ऊपर ना ऐसा एक ठप्पा नहीं लगना चाहिए कि ये सीएमए है तो ये नहीं कर सकता या ये कर सकता है। बट सर हिस्टोरिकली कैसा देखा गया है, सीएमएज आर वेल ट्रस्टेड विद इन पीएसयूज या फिर करेक्ट, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग करेक्ट। इंडस्ट्रीज में, उधर सर सीए से ज्यादा सीएमए को प्रेफर करते हैं वो लोग। ठीक है। एंड आप देखिए मैंने इसके ऊपर एक सेशन भी लिया था, जो बच्चे मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ओरिएंटेशन देखे थे, मैंने उसमें करियर की बात करी थी कि फाइनेंस में करियर कैसे सर बनाएं। वो कहाँ अपलोडेड है? आप थोड़ा डिटेल बता दीजिए, कहाँ सर अपलोडेड है मेरे वो वीडियो? यूट्यूब चैनल पे मैंने लाइव लिया था ये सेशन, अब तो लाइव सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं हाँ तो भी कोई गाइस, एक बात नहीं बार सर। सर का चैनल जाके आप लोग देखना, और सर आप प्लीज लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। मैं डलवा दूंगा सर पक्का। तो वो जो सेशंस है हमारे ओरिएंटेशन, उसमें मैंने करियर की बात करी है कि आप फाइनेंस में कैसे करियर बना सकते हो या फिर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप कैसा करियर बना सकते हो। पहला, कोई भी चीज सर एकदम ऐसे रेडीमेड नहीं मिलेगी, स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। अच्छा कई लोग ऐसा सोचते हैं सीएमए हमारा एंड ऑफ नॉलेज है या फिर एंड ऑफ स्टडीज है, एकदम गलत सोच रहे हैं। गलत, एकदम दिस इज गलत। द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग, यस करेक्ट। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप यहाँ जो सीख रहे हो उसके बाद आगे की जर्नी में आप अगर ग्रो करना चाहते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप दो में से एक काम पक्का करोगे। या तो आप आगे जाकर के एमबीए करोगे या फिर में आप आगे जाकर के सीएफए करोगे, दो में से एक काम करोगे अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो। ठीक है। और जो टैक्स में सर जाते हैं, टैक्स में अलग से ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं करना है, पर सर जो अभी टैक्स पढ़ रहे हैं ना उसको मंझना पड़ेगा। वही चीज है, मतलब उसमें अलग से कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, पर फिर प्रैक्टिस का एक उनका लंबा वर्क दौर एक्स है। हो जाता है सर, उनका बहुत प्रैक्टिकल बहुत कुछ है नॉलेज हो सर, जाता है, बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज, वर्क एक्स, वो एक अलग चीज है। तो अगेन मैं सारे डोमेन खोल करके बता रहा हूँ कि देखो आपको जिंदगी में फाइनेंस में आगे बढ़ना है, बढ़ सकते हो, कुछ शर्तें हैं, थोड़ा सा खुद को और अपस्किल करना है और शुरुआत हो जाएगी आपकी। वैसे ही अगर हम बात करें अबाउट मैनेजरियल पोजीशंस, तो मैनेजरियल पोजीशंस तक भी पहुंचते हैं सर। और मैंने कई लोगों के नाम लेकर के बताया था कि ये लोग अभी कंपनी के सीईओ हैं, कोई सिटिंग चेयरमैन है, कोई कुछ है कोई कुछ है। वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, और टाइम के साथ में एक डेडिकेटेड हार्ड वर्क रेजिम लगता है, एंड कभी कभी आपको अपस्किल करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। सो सीएमए इज नॉट द एंड। सीएमए करके आप खुद को ऑलराउंडर एस्टैब्लिश कर दोगे। अब आप सब जानते हो, अकाउंट्स जानते हो, फाइनेंस जानते हो, टैक्स जानते हो, कॉस्ट तो ऑब्वियसली जानते ही हो, तो ये सब आप जानते हो। अब इसके बियॉन्ड आप जिस भी फील्ड में अपना और आगे करियर बनाना चाहते हो, उसमें हो सकता है आपको हायर स्टडीज करनी पड़े। वेरी वेरी वेल सेड सर, हमको लगता है आपने सभी चीज कवर कर लिया। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल थे मैंने आपसे पुट फॉरवर्ड किया। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सबसे पहला काम करना है आपको कि आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कोई क्वेरी छोड़ दिया क्योंकि मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास जितनी क्वेरीज थी मैंने पूछ लिया सर से, जो कि एक स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है। अगर आपकी कोई क्वेरीज होगा, जरूर आप पोस्ट करिएगा, गौरव सर जैसे फ्री होंगे अपने बिजी शेड्यूल में से वो आपको अपना क्वेरी का आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है? एंड सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लवली 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 सेशन, एंड आई एम श्योर कि अपने और भी बहुत सारा सेशन सर प्लान करेंगे फॉर दी स्टूडेंट्स बेटरमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। मार्क्स तो चलो अपना बहुत सारे सेशंस लाइंड अप है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरह के सेशंस अपने और भी प्लान करेंगे सर। थैंक यू सो मच। आपको कुछ क्लोजिंग सर स्टेटमेंट्स देना है तो आप दीजिए सर। Thank you so much, sir, for the opportunity, first of all. And I would also look forward to moderate a session जिसमें हम लोग टैक्स टॉक्स के बारे में भी इसी तरह चर्चा करेंगे। डेफिनेटली। मेरे दिमाग में भी कई क्वेश्चंस हैं जो आज जैसे आपने मेरे से पूछे वैसे मैं आपसे पूछूंगा। बट सर दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। फाइनेंस टॉक्स का ये हमारा पहला बोल सकता हूँ पॉडकास्ट था, जिसमें हम लोग फाइनेंस के बारे में चर्चा किए। स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ेगी हम और ज़्यादा डिटेल्ड किसी चीज़ पे चर्चा करना चाहेंगे, करेंगे। बट वो सब सर स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से काम होगा। आपने जैसा कहा वैसा एकदम स्टूडेंट्स करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इस तरह की आपको नीड्स है क्या किसी भी चीज़ के बारे में। एंड आई होप हम वक्त रहते और भी चीज़ें कर पाए स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ाने के अलावा। तो गाइज देखो, 10,000 व्यूज का टारगेट लेके चलते हैं। अगर 10,000 व्यूज से ऊपर आपका आता है तो हम लोग डेफिनेटली एक जबरदस्त फाइनेंस टॉक एपिसोड लेकर आएंगे, जहां पर मैं आज आपको अनाउंस करता हूं टॉपिक रहेगा
कि आपको इन्वेस्ट डायरेक्ट करने के लिए वर्सेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए, जहां पे गौरव काबरा सर आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, ठीक है। क्या बात है सर, बट परफेक्ट। आपको टारगेट करना पड़ेगा कि सर ये वीडियो को इतना वायरल करना है, सबको शेयर करना है। देखो क्या होता है ना, ये हम अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे। क्या होता है कि हम लोग इतना एफर्ट दिए, आज भी ये फाइनेंस टॉक्स आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है हो गया देख लिया, बट इसके पीछे बहुत प्लानिंग गई। हमने क्वेश्चनर बनाया, कौन सा क्वेश्चन हटाना है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है। तो आपको भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि नहीं, आप लोग डेफिनेटली शेयर करेंगे और तभी जाके आपका रिस्पॉन्स हमें पता चलेगा सर, ठीक है। So that's it. Thank you so much, Gaurav थैंक sir, यू and एवरीबॉडी, थैंक every यू। student for being a part of this session. शेयर करना और जरूर 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 तरीके से आपको ये वीडियो को वायरल कर देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।